चैप्टर 3 मतलब 3। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी कि रिलेशन, कास्ट एंड क्लास। ये जो है आरंभिक समाज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास को। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक जो परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैसे कि यहाँ देख सकता है लोग पीछे वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बदलता हुआ देहात, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ, इसी तरह से नगर एवं व्यापार, इन सभी चीज़ों के जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में परिवर्तन रहा उसको पढ़े। जिसे नगरीय जनसंख्या, उपमहाद्वीप और शहर के व्यापार, इस चीज़ को पढ़े। मूल बातें क्या क्या रहा, अभिलेख से रिलेटेड चीज़ पढ़े थे, और इधर सिक्के राजा पढ़े। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। मतलब कि उस समय के जो और समाज थे, तो ये सभी परिवर्तन अपने समकालीन समाज पर भी प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। मतलब कि वन क्षेत्र में जो कृषि का विस्तार हुआ, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। मतलब कि एक विशिष्ट, एक स्पेशल जो सामाजिक समूह बोला जाए, सोशल ग्रुप, उसका उदय हुआ। तथा संपत्ति के असमान वितरण, मतलब कि जो संपत्ति है उसका असमान वितरण की अलग अलग, सभी किसी को बराबर नहीं, किसी को कम और अधिक, इस तरह के वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। मतलब कि समाज में जो विषमता बोला जाए, बराबरी नहीं, मतलब कि कम और अधिक, तो इस तरह की विषमता जो है वो अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। मतलब ये सभी जो प्रक्रिया रहा, इन सभी प्रक्रिया को समझने के लिए जो इतिहासकार होते हैं वो पारंपरिक जो साहित्यिक परंपरा है उन परंपराओं को उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। मतलब कि कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे जाते जो कि उस समय के सामाजिक व्यवहार का मानदंड होते। उस ग्रंथ से पता चलता कि उस समय के सामाजिक व्यवहार कैसा होता। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। मतलब कि कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो कि मौजूद जो उस समय का समाज था, तो उस समाज में जो विभिन्न प्रकार के रिवाज था, उन रीति रिवाज पर भी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे आगे कि प्रत्येक ग्रंथ या फिर अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। मतलब कि जो भी ग्रंथ होता या फिर जो भी अभिलेख होता, वो किसी स्पेशल यानी विशेष जो समुदाय होता, तो उसके विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता। मतलब कि उसको स्पेशल बना करके। अतः याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया है और किनके लिए इनकी रचना हुई है। जिसे महाभारत अगर देखेंगे तो महाभारत जो ग्रंथ है, महाकाव्य, ये किसने लिखा, तो वेद व्यास ने लिखा। उसमें क्या लिखा गया, तो युद्ध के विषय में लिखा गया, दो परिवारों के बीच इन चीज़ को। किनके लिए रचना की गई, तो वहाँ देखा गया कि किस चीज़ के लिए रचना किया गया। तो ये सारा चीज़ ग्रंथ में देखना होता है। इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रीति रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से
एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं। महाभारत का ये जो दृश्य है, ये मूर्ति कला है उस समय का, जो कि पश्चिम बंगाल का है और ये लगभग 17वीं शताब्दी का है। केंद्रित कर रहे हैं, जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक हैं। मतलब कि वर्तमान जो स्वरूप है महाभारत का, उसमें 1,00,000 से अधिक श्लोक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। मतलब कि इसकी रचना जो है 1000 साल तक इसकी रचना का काम चलते रहा, लगभग 500 ईसा पूर्व से। मतलब कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे भी पहले से। क्या है, तो इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। मतलब उसमें जो कथा दर्शाया गया है वो उस समय से पहले भी थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। मतलब 2 परिवारों के बीच, जो कि कौरव और पांडव था, इन दोनों परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ उसी का चित्रण किया गया है इस महाभारत में। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं। मतलब कि कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, मतलब कि क्या चीज़ को दर्शाती है। तो इस चैप्टर के हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, कि महाभारत में क्या क्या चीज़ संस्करण हुआ। तो देखेंगे 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, मतलब इस संस्करण से क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ कार्य था। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों की एकत्रित किया गया। मतलब जो पांडुलिपि अलग अलग भाषाओं में लिखा गया महाभारत को, संस्कृत की अलग अलग पांडुलिपि, उसको एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। मतलब कि जो जितने अलग अलग प्रकार के पांडुलिपि में लिखा गया था उन सभी को इकट्ठा करने के बाद सभी श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा गया कि किस तरह से तुलना किया जाए। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। मतलब ये जो परियोजना कार्य चला श्लोकों की तुलना करने का, ये 47 वर्ष लग गया इस परियोजना को पूरा करने में। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहला बात कि पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। मतलब कि इन सभी लिपियों में एक दूसरे को देखा गया, ये जो श्लोक जो हैं उनमें समानता पाया गया। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई, वह यह थी
कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूपों में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। मतलब ये जो प्रभेद हैं तो इन प्रभेद का ब्यौरा देने का काम 13,000 पृष्ठ में से आधा से अधिक, मतलब कि 6,500 से अधिक जो पृष्ठ रहे वो इन प्रभेद का ब्यौरा देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। मतलब कि संवाद, द्वंद्व और मतैक्य इन दोनों चीज़ को दर्शाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्य उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। मतलब कि ब्राह्मण लिखे, ये जो आधारित हम लोग बात कर रहे हैं ग्रंथ के लिए, तो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया और उन्हीं के लिए लिखा गया। मतलब ब्राह्मणों के लिए ही लिखा गया। मतलब कि ब्राह्मण जो है ग्रंथ खुद अपने द्वारा अपने लिए ही लिखे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए या फिर करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आम तौर से आधिकारिक माने जाते थे। मतलब ये जो आदर्श मूलक संस्कृत के ग्रंथ थे ये आम तौर से आधिकारिक माने जाते थे। मतलब कि इस पर किसी खास समूह का अधिकार होता। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। मतलब कि इनमें बताई गई बातों को माना नहीं जाता था, उसकी अवहेलना कर दिया जाता। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासकारों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है बंधुता एवं विवाह, इसके अनेक नियम और व्यवहार की विविधता। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।